Hello everyone, myself Jitendra Kumaut and welcome to our official YouTube channel टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो आर्मी सॉल्यूशंस के जो पेपर्स थे वो हम डिस्कस कर रहे थे और आज की क्लास में हम उससे आगे के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को आपको देखना, जो पेपर्स मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे उस पेपर्स को आपको पूरा अटेंड करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो एक पेपर के अंदर जो मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उन क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और अल्टरनेट आपको पूरा वीडियो देखना है टिल टू एंड। ठीक है ना, अंत तक आपको वीडियो देखना है। और अगर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, समझाने का प्रोसेस प्लस उसका जो ट्रिक है वो अगर आपको बेस्ट लगता है तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी कारणवश वो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम खराब किए आज के सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन आपके सामने एक सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का क्वेश्चन है। अब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन को करने के तरीके और उसको सोचने के तरीके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अज्यूमिंग ए क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन को अज्यूम करने के दो तरीके होते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को किया कैसे जाए। ठीक है ना, इट इज मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट कि क्वेश्चन को किया कैसे जाए वो इंपॉर्टेंस रखता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से, क्वेश्चन को देखने पर हमें एक जो बेसिक आइडेंटिटीज होती है अलजेब्रा की वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है ना दोस्तों, तो ज्ञान ध्यान दीजिएगा इस चीज के अंदर। यदि मैं 0.147, ठीक है ना, 0.147 अगर मैं इसको मान लू ए और अपने पास दूसरी वैल्यू दी हुई है 0.089, इसको यदि मैं मान लू बी, तो दोस्तों अगर हम ऐसा मानते हैं, अगर हम ऐसा एज्यूम कर ले तो हमारे पास देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेवलप होता है कि a प्लस बी इसका होल स्क्वायर और उसके बाद में a माइनस बी इसका होल स्क्वायर और नीचे आपको दिया हुआ है a इंटू बी, यानी कि ए बी आपको दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, जब आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा 4ab। क्या निकल के आएगा? 4ab। और नीचे क्या है? ab है। तो ध्यान दीजिएगा, ab से ab कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर लेना चाहूं, इस क्वेश्चन का अगर मैं दोस्तों आंसर लेना चाहूं तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 4 बनेगा, यानी कि 4 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो बिना टाइम खराब किए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ठीक है ना, इस प्रकार की स्टैंडर्ड डेरिवेशंस होती हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको जब हम ओपन कर रहे होंगे तो हमारे पास बनेगा 4ab। ab से ab कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो कितना बचेगा? सिर्फ 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? 4 बनेगा। ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट है वो यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे घटाएंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इस प्रकार से सिंप्लीफाइड होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि एक सरलीकरण का क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? ठीक है ना, इस चीज पे गौर कीजिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 50 बटे, अब देखिए स्टार, स्टार की जगह हम स्टार ही मान लेते हैं, चलो कोई इशू नहीं है, बराबर यहाँ पे क्या है आपके पास? स्टार एंड डिवाइडेड बाई 12 से ही 1/2। भाई 12 से ही 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 25/2 हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? भाई 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 25/2% लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, स्टार को यदि हम स्टार से वज्र गुणा करते हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्टार को स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा अपने पास? स्टार का स्क्वायर बराबर, जब हम 50 को गुणा कर रहे होंगे, जब 50 को हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 25/2 से, तो जब आप 25/2 से गुणा कर रहे होंगे ना दोस्तों, तो यहां से आपके पास कितना आएगा? 25 इंटू 25 यानी कि 625। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार स्क्वायर का मान आपके पास कितना निकल के आया? 625। और हमें तो खाली स्टार का मान चाहिए, तो स्क्वायर यहां से हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा दोस्तों? रूट बन जाएगा 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 25। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टार की वैल्यू जो आपके पास निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है दोस्तों? 25। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? 25 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो टिक मार्क करके आपको सीधे अगले क्वेश्चन के ऊपर चले जाना है। ठीक है ना। एक वज्र गुणा के आधार पर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर आधारित ये प्रश्न था और बहुत
बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार के हैं कि यहाँ पे इन क्वेश्चनों में आपको पेन की नॉक भी यूज नहीं करनी है और आप बढ़िया तरीके से इन चीजों को कर पाओगे, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह न्यूनतम संख्या जिसे 14 से 44 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है के अंकों का योग क्या होगा, ठीक है ना। आपको एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखनी है कि जिसको 1440 से गुणा करने पर एक आपको परफेक्ट क्यूब रूट प्राप्त होता है, ठीक है ना। परफेक्ट क्यूब प्राप्त होता है तो इसके अंकों का योग क्या होगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से लेके करते हैं तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले इस 1440 के आप गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए। तो फैक्टर कैसे करते हैं, सबसे छोटे नंबर का भाग देंगे। तो सबसे छोटे नंबर 2 है, 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 720। फिर 2 का भाग देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 का भाग हम देंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। फिर 2 का हम भाग दे रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर 2 का हम भाग देंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब 3 का भाग देंगे तो ये कितना बनेगा 15 बनेगा। फिर 3 का भाग देंगे तो ये क्या बनेगा 5 बनेगा। और लास्ट में 5 का भाग देंगे तो क्या बनेगा 1 बनेगा। ये हमने इसके क्या कर लिए, फैक्टराइजेशन कर लिए, इसके गुणनखंड हमने कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी क्यूब की बात होती है, जब भी क्यूब रूट की बात होती है दोस्तों, तो हमेशा पेयर बनाए जाते हैं इन क्यूब रूट। यानी कि क्यूब रूट में पेयर कितने तक के बनाए जाते हैं, 3-3 अंकों के, 3-3 अंकों के पेयर बनाए जाते हैं। अगर सपोज दैट इस क्वेश्चन में कहा होता कि वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने के लिए, तो वहां पे हम पेयर बनाते कितने तक के, 2-2 डिजिट के पेयर बनाते। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में कितने तक के जोड़े बनाएंगे, 3-3 के जोड़े, क्योंकि परफेक्ट क्यूब रूट में 3-3 के पेयर बनते हैं। तो यहां से देखिए 2 का एक पेयर यहां से कंप्लीट होता है, ठीक है ना। एक जोड़ा यहां पे कंप्लीट हो गया। अगर मैं 2 की और बात करूं तो यहां पे देखो 2 है वो 2 बार ही है। तो मेरे को इसको परफेक्ट क्यूब रूट बनाने के लिए यहां पे 3 बार लाने के लिए मेरे को सबसे पहले किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, तभी अपने पास 2 का एक पेयर कंप्लीट हो पाएगा। अगर मैं आगे बात करता हूं तो 3 देखो यहां पे है, यहां पे है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बार 3 से और गुणा करना पड़ेगा ताकि यहां पे मैं 3 का एक पेयर है वो कंप्लीट कर सकूं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं 5, 5 यहां पे सिंगल ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का पेयर बनाने के लिए 5 इंटू 5 यानी कि 3 2 बार गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ पा रहे हो। तो अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें गुणा करना था 2 से क्यूब रूट बनाने के लिए, फिर गुणा करना था हमें 3 से, और फिर उसके बाद में हमें गुणा करना पड़ा था 5 इंटू 5 से, ठीक है ना। ऐसा हम करेंगे तभी तो वो परफेक्ट क्यूब रूट बन पाएगा। अब गौर कीजिएगा इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 को 5 से गुणा करेंगे 150। अपने पास वो नंबर कौन सा आ गया, 150 आ गया। यानी कि 1440 को जब मैं 150 से गुणा कर रहा हूंगा ना, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमेशा क्या बन के आएगा, आपके पास एक परफेक्ट क्यूब रूट बन के आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि जो भी ये नंबर है, इस नंबर के डिजिट का सम कितना होगा, ठीक है, अंकों का योग कितना होगा। तो 1 + 5 + 0, आप मुझे बताओ इसके टोटल अंकों का योग कितना हुआ। तो 1 और 5 6, यानी कि आपका जो आंसर बना दोस्तों वो कितना निकल के आया 6। 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई, 6 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों समझ पाए या नहीं समझ पाए, क्वेश्चन में गौर करने का सिर्फ इतना सा तरीका है दोस्तों कि आपको पता लगाना है कि 1440 को मैं किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वो परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा है, 150 है, ठीक है ना। कैसे निकाला, फैक्टराइजेशन करके निकाला। कि जब भी हम क्यूब रूट की बात करेंगे तो हमेशा पेयर बनाएंगे 3 के, ठीक है ना, 3 का एक पेयर बनेगा। तो यहाँ पे देखो 2 का सिंगल रह गया तो 1 2 से गुणा कर दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 3 से गुणा कर दूंगा तो ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं डबल बार 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एक पेयर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिला के हमें जो कंप्लीट करने हैं वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 के रेशियो में, यानी कि 150 कवर करना है। अब 150 का टोटल डिजिट सम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1 + 5 + 0, यानी कि टोटल आंसर क्या बनेगा 6 बनेगा, ठीक है ना। आई होप दैट इस क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। दो संख्याओं का योग 528 है, ठीक है ना, दो संख्याओं का योग 528 है और उनका मैसपे 33 है। तो ऐसी कितनी संख्याओं के पेयर संभव हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो जब भी हमारे को योग दे दे, ठीक है ना, जब भी हमारे को युग्मों की संख्या निकालनी हो,
युग्मों की संख्या हमें निकालनी हो, नंबर ऑफ पेयर हमें निकालने हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन के अंदर दोस्तों जो भी योग दिया हुआ है, इस योग को हम किससे डिवाइड कर देंगे, उनके महत्तम समापवर्त्य से डिवाइड कर देंगे। तो योग कितना दिया हुआ है, 528 आपको दिया हुआ है, और डिवाइड किससे करना है, 33 से डिवाइड करना है। तो मुझे बताओ कितना आएगा, तो 33 एकम 33 हो जाएगा, ठीक है ना, और 33 के जो भी बचेगा वो, यानी कि अपने पास 528 में जब हम भाग दे रहे होंगे 33 का, तो अपने पास रिजल्ट कितना आएगा, 16। देखो 16 × 48 बच गया 4, 16 × 48 और 4 52, 528 हो गया। अब आपको करने क्या है दोस्तों, इस 16 के योग के रूप में टुकड़े करने हैं, इस 16 के आपको योग के रूप में टुकड़े करने हैं। बात समझ में आ गई, योग के रूप में टुकड़े करने हैं, तोड़ना है इसको। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक, सबसे पहले मैं लेता हूं एक, एक में मैं कितना जोड़ू कि 16 हो जाए, तो एक में मैं 15 जोड़ दूंगा तो 16 हो जाएंगे। फिर मैं लेता हूं दो, दो में मैं कितना जोड़ू कि 16 हो जाए, तो दो में हम जोड़ देंगे 14, तो आपके पास 16 आ जाएगा। फिर लेता हूं मैं तीन, तीन में मैं कितना जोड़ू कि 16 हो जाए, तो तीन में लेंगे हम 13, ठीक है ना। चार, चार में हम कितने जोड़े कि 16 हो जाए, तो आप जोड़िए 12। पांच, पांच में हम कितने जोड़े कि 16 हो जाए, तो हम लेंगे 11। छह, छह में मैं कितना जोड़ू कि 16 हो जाए, तो होंगे 10। उसके बाद में देखो सात, सात में हम कितना जोड़ें कि 16 हो जाए, तो कितने जोड़ेंगे भाई, 9 जोड़ेंगे, ठीक है ना। आठ, आठ में हम कितने जोड़ों कि 16 हो जाए, 8 जोड़ेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 9 नहीं लेना, क्योंकि 9 और 7 का कॉम्बिनेशन बन चुका है, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ यहीं तक लेना है कि नंबर बाद में रिपीट नहीं हो। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे को प्राइम नंबर्स छांटने हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, कौन सी, सह अभाज्य संख्याएं आपको हटा देनी है, ठीक है ना। सह अभाज्य संख्याएं, केवल सह अभाज्य संख्या ही लेनी है, और सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनका महत्तम समापवर्त्य कितना होता है, एक होता है। जिनका महत्तम समापवर्त्य कितना होता है दोस्तों, एक होता है। केवल हम उन्हीं पेयर्स को यहाँ पे काउंट करेंगे, बाकी के को हम यहाँ पे काउंट नहीं करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो 1 और 15 का एचसीएफ कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। तो एक पेयर तो हमारे पास ये बन के आ गया, ठीक है ना। एक पेयर हमारे पास ये बन गया कि एक जोड़ा तो ये बन गया 1 और 15 का। दूसरा अगर हम बात करते हैं, तो 3 और 13 का एचसीएफ भी कितना होगा, 1 होगा, एक जोड़ा हम ये ले लेंगे। 5 और 11 का जो एचसीएफ है वो कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, ये भी हम यहाँ पे ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए 7 और 9 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, तो ये भी जोड़ा ले लेंगे। तो हमारे पास टोटल पेयर कितने बने, 1 2 3 और 4। टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बने, 4 पेयर बने। बस ये 4 ही आपके इस क्वेश्चन का क्या होंगे दोस्तों, आंसर होंगे। यानी कि जब भी हम पेयर्स की बात करेंगे, तो पेयर्स हमेशा आपको ऐसे लेने हैं जिनका महत्तम समापवर्त्य क्या हो, एक हो, यानी कि जिनके जिसको हम कह सकते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या हो, जिनका एचसीएफ 1 होता है। केवल पेयर्स में उन्हीं चीजों को काउंट किया जाएगा, बाकी अदर चीजों को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से कि पेयर्स में कौन कौन सी संख्याएं काउंट की जाती है, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक बेस्ट क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप दैट ये सभी स्टूडेंट्स को आ रहा होगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है। अच्छा दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मैं कहूं कि प्रथम दो विषम संख्याएं 1 और 3 है, इनका एवरेज क्या होता है, एवरेज हमेशा होता है एक मिडिल का नंबर होता है। तो 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 2। ये क्या हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अगर मैं 3 डिजिट ले लेता हूं, 1 3 और 5, ये सारी की सारे ऑड नंबर्स हैं। अगर मैं नंबर ले लेता हूं 3, तो इसका एवरेज क्या रहेगा, बीच का नंबर, बीच का नंबर क्या है, 3। तो देखो ध्यान रखना यहाँ पे, जब हमने संख्याएं 2 ली थी, संख्याएं 2 ली थी, तो एवरेज भी 2 आ रहा था। जब हमने संख्याएं 3 ली है, तो एवरेज भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ध्यान रखना, n प्राकृत विषम संख्याओं का, n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, ठीक है ना, विषम संख्याओं का औसत हमेशा, संख्याओं का औसत हमेशा n ही होता है। औसत हमेशा क्या होता है, n ही होता है। मतलब जितनी संख्याएं दी होती है, जितनी विषम संख्याएं दी होती है, हमेशा एवरेज उतना ही होता है। ये पॉइंट आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो इसने पूछा है प्रथम 10, मतलब विषम संख्याएं कितनी है, टोटल 10 विषम संख्याएं हैं। तो 10 विषम संख्याओं का जो औसत है, 10 विषम संख्याओं का जो औसत है, वो हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, 10 ही रहेगा। तो हमारा जो आंसर फिनिश हुआ वो किस पे हुआ, 10 पे, यानी कि
10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर सपोज दैट इस क्वेश्चन में पूछा होता कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 50 ही होगा। मतलब जितनी प्राकृत विषम संख्याएं रहेंगी उतना ही हमेशा उसका क्या होता है? एवरेज होता है। क्यों होता है ये चीजें? देखो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा? 10 होगा, ठीक है ना। चलो अगला बेहतरीन क्वेश्चन देखिए। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल हो जाता है तो उस परीक्षा में टोटल अंक कितने थे? आपको यह निकालना है कि जो टोटल पेपर था वो कितने नंबर्स का था। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, सबसे पहले तो हमें पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 40% अंक चाहिए। एक स्टूडेंट क्या करता है? एक स्टूडेंट क्या करता है? 220 अंक लेकर आता है। 220 अंक लेकर आता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। अब आप ऐसा मान के चलिए कि अगर उस स्टूडेंट को 20 अंक और मिल जाते, 20 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। यानी कि 220 तो मिले उसको, अगर 220 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो मुझे बताओ पास होने के लिए टोटल कितने नंबर चाहिए? 220 और 20 कितना हो गया? 240, ठीक है ना। आपको पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? 240, लेकिन रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना है? 40%। तो 40% बराबर 240, मतलब कितना गुना है दोस्तों? तो ये गुना है आपके 6 गुना है। तो हमें तो पूरा 100% चाहिए, हमें पूरा 100% चाहिए। तो 100% को हम 6 से गुणा कर देंगे तो टोटल पेपर कितने का होगा दोस्तों? 600 का आपका क्या हो जाएगा? पेपर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो आंसर कितना बना दोस्तों? 600 इज ए राइट आंसर। 600 नंबर का आपका टोटल क्या होगा? पेपर होगा। अच्छा 20 कहाँ से आए? ध्यान रखिएगा, 20 नंबर से फेल हो जाता है। अगर उसको ये 20 नंबर और मिल जाते तो कहीं ना कहीं पे वो स्टूडेंट क्या हो जाता? पास हो जाता। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज 40, जबकि वास्तव में नंबर कितने लाने हैं? 240। तो 40% बराबर 240, मतलब 6 गुना। तो आपको पूरा 100% को भी 6 गुना कर देना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास। यदि किसी वस्तु मूल्य पर 30% के एक बट्टे और 20% तथा 10% के दो क्रमवार बट्टे देने के बाद उनके विक्रय मूल्य के बीच में अंतर कितने रुपए का है दोस्तों? 72 रुपए का है। आपको निकालना है कि अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट या फिर फॉर्मूला आपको यूज में नहीं लेना है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट करने की आदत डालें इस प्रकार के क्वेश्चनों को। सबसे पहला डिस्काउंट हमें कितना दिया गया है? 30% दिया गया है। बात समझ में आ गई? 30% दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, आपके पास 20% और 10% के दो डिस्काउंट दिए गए हैं। 20% और 20% के आपको क्या दिए गए हैं? दो डिस्काउंट दिए गए हैं। तो दोस्तों इनके बराबर में क्या एक सिंगल डिस्काउंट निकाल सकता हूं क्या? तो सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? फर्स्ट डिस्काउंट प्लस सेकेंड डिस्काउंट माइनस फर्स्ट डिस्काउंट इंटू सेकेंड डिस्काउंट अपॉन 100। इसी तरीके से हम निकालते थे। पहला डिस्काउंट कितने परसेंट का है? 20% का। दूसरा 10% का। फिर उसके बाद में माइनस पहला डिस्काउंट इंटू सेकेंड डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। दो जीरो से आपके दो जीरो कैंसिल आउट हो गए। 20 और 10 30%। 30% में से हम 2% घटाएंगे तो आपके पास सिंगल डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 28%। यानी कि 20% और 20% के बराबर, 20% और 10% के बराबर हम एक सिंगल डिस्काउंट रख सकते हैं दोस्तों। कितना? 28%। बात समझ में आ गई? इन दो के बराबर मैंने एक डिस्काउंट यहाँ पे रख लिया है। अब ध्यान दीजिए, ये इनका सेलिंग प्राइस है। तो अगर इनके बीच में डिफरेंस कितने रुपए का हो रहा है? 2 रुपए का हो रहा है, ठीक है ना। 2% का डिस्काउंट हो रहा है यहाँ पे। सेलिंग प्राइस 2% है, लेकिन वास्तव में कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 72 रुपीज दिया हुआ है। तो 2% बराबर 72, मतलब कितना गुना है दोस्तों? 36 गुना है। तो आपको क्या कर देना है? अंकित मूल्य निकालना है तो पूरा 100% को क्या कर देंगे आप? 36 गुना कर देंगे। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 3600 रुपए। कितना आ जाएगा? 3600 रुपए। यानी कि हम कहें आपके कि 30% और छूट, 30% और 20% और 10% के दो इक्विवेलेंट डिस्काउंट देने के बाद में आपका जो एमआरपी रहा होगा वो कितना रहा होगा दोस्तों? 3600 रुपए। कि कब? जब आपके पास जो सेलिंग प्राइस है उनका डिफरेंस कितना है? 72 रुपए। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना दोस्तों, वो राइट आंसर क्या बना? 3600 रुपए। यानी कि 3600 रुपए पे हमें क्लिक करके डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाना है, ठीक है ना। ये बात समझ पाए आप? हमने इन दो डिस्काउंट के बराबर एक अकेला डिस्काउंट हमने यहाँ पे काउंट कर दिया है। यानी कि 20% और 10% की जगह अब में काम करेगा कौन? 28% काम करेगा, ठीक है ना। तो 30% और 28% का डिफरेंस 2%। 2% बराबर 72। कितना गुना? 36 गुना। तो पूरा 100% किसके बराबर होगा? जल्दी से काउंट करके आप आंसर कैलकुलेट कर देंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार है उसको 21 दिन में बनाते हैं, तो इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया कि m1 इंटू D1 अपॉन W1 ये बराबर होता है दोस्तों किसके, ये बराबर होता है किसके, M2 इंटू D2 अपॉन W2 के। ठीक है ना, इसके बराबर होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मेंबर कितने हैं, 72 मेंबर्स हैं, इंटू कितने में 21 दिन के अंदर कितनी मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, 280 मीटर लंबी दीवार बना देते हैं। ठीक है ना, आगे अपने को कहा गया है तो कितने व्यक्ति, मतलब M2 हमसे पूछा गया है कितने व्यक्ति हैं, D2 का मान कितना है 18, और दूसरा जो काम किया गया है कितनी मीटर, 100 मीटर लंबी दीवार बनानी है। अब यहां से दोस्तों हम इसको बस कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, यहां से हम कैलकुलेट करना है, तो देखो 10 से 10 कटा। ठीक है ना, यहां से हम काटेंगे तो देखो यहां से जब हम काटेंगे तो बिल्कुल आप आसानी से काट सकते हो इसको, देखो 2 पंजे 10 और ये कितना हो गया 14 दूनी 28। ठीक है ना, अब यहां से जब हम काट रहे होंगे तो देखो 7 दूनी 14 और 7 ती 21 हो गया। क्लियर है ये बात यहां से। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहां से हम काट देंगे, ये कितनी बार कट गया, 36 बार कट गया। ठीक है, अब देखो 9 से कट रहा है तो 9 दूनी 18 और 9 चौके 36 कट गया। ठीक है ना, अब यहां से देखो 2 से ये कट गया 2 बार, यानी कि 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, तो हमारे पास M2 की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई दोस्तों, 30। यानी कि आपको जो व्यक्ति चाहिए वो कितने चाहिए, 30 व्यक्ति चाहिए, 30 व्यक्ति आपको क्या चाहिए, एडिशनल चाहिए, ताकि उस काम को आप 18 दिन में क्या कर सको, कंप्लीट कर सको। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट बना वो कितना निकल के आया दोस्तों, 30%। बात समझ में आई कि नहीं, देखिएगा गौर कीजिएगा इस पे। 72 इंटू 21 अपॉन 280 बराबर M2 इंटू 18 अपॉन 100, 0 से 0 काटा। अब यहां से आप देखो सिंपल छोटा छोटे टुकड़ों में काट कर भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है ना, तो आपका जो ओवरऑल आंसर बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों, 30। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, किंतु अपने एक बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर लेता है। तो बताओ उसका बेटा अकेला यदि वो काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक आदमी की, मैन आदमी की मैं बात करता हूं, फिर आदमी के साथ में कौन शामिल हो जाता है, उसका पुत्र भी शामिल हो जाता है। ठीक है ना, तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन के अंदर करता है। बात समझ में आ गई, और अपने पुत्र की सहायता से उस आदमी ने ये कंप्लीट काम है वो कितने दिन में समाप्त किया, 3 दिन के अंदर समाप्त किया। अब दोस्तों ध्यान रखिए, हम मान लेते हैं कि उनको कुछ न कुछ काम करना था, तो हम एक ऐसा काम मान लेते हैं जो इनके द्वारा किया गया हो। तो 5 और 3 का एलसीएम हम मान लेते हैं कि उन्हें जो काम करना था वो टोटल कितना यूनिट करना था दोस्तों, 15 यूनिट काम करना था। ये टोटल वर्क हम मान चुके हैं, 5 और 3 का एलसीएम कितना ले लिया हमने, 15 यूनिट ले लिया। अब गौर कीजिएगा, ये 5 दिन में 15 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा दोस्तों, 3 यूनिट काम करेगा। ये 3 दिन में दोनों के दोनों 15 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे दोस्तों, 5 यूनिट काम करेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो 3 और 5 आए हैं ये इनकी एफिशिएंसी आई है, वर्क एफिशिएंसी आई है, काम करने की क्षमता। यानी कि एक दिन में 5 के हिसाब से आदमी प्लस उसका लड़का काम करेगा, जबकि एक दिन में 3 के हिसाब से कौन काम करेगा, आदमी अकेला काम करेगा। अच्छा दोस्तों, आप एक गौर कीजिएगा, अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी में से यदि इस आदमी की एफिशिएंसी घटा दूं तो हमारे पास किसकी एफिशिएंसी आएगी, सिर्फ उस लड़के की एफिशिएंसी आएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा अपने पास, 2 निकल के आएगा। ये जो 2 आई है ये उस लड़के की यानी कि सन की एफिशिएंसी आई है, सन की एफिशिएंसी आई है, कार्य क्षमता आई है। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की संख्या। दिनों की संख्या कह दो या समय कह दो, तो दिनों की संख्या जब हम निकालेंगे ना दोस्तों तो कैसे निकलेगा, यानी कि आपके पास आएगा कुल कार्य बटा कुल क्षमता, कुल कार्य बटा क्षमता आएगी। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए लड़का अकेला काम करेगा तो उसको टोटल कितना करना है, 15 यूनिट। बात समझ में आ गई, और लड़के की जो एफिशिएंसी है वो कितनी निकल के आई है, 2 यूनिट। तो यहां से जब हम 15 के अंदर 2 का भाग दे रहे होंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/2 दिन। यानी कि जब लड़का अकेला काम करेगा तो पूरा काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा दोस्तों, 7.5 दिन के अंदर। तो उस लड़के को जो दिन लगे वो कितने लगे, 7.5, 7 सही 1/2 दिन के अंदर वो अकेला लड़का उस काम को कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए आप।
आदमी प्लस लड़के, इसकी एफिशिएंसी में से इसकी घटानी है, तो आपके पास लड़के की एफिशिएंसी आएगी 2 यूनिट। बात समझ में आ गई? अगर आपको दिनों की संख्या निकालनी है तो जो भी काम किया जाना है और जो भी उसकी एफिशिएंसी है उसका भाग दे देना है, तो 15/2 यानी कि 7.5 दिन। बहुत ही अच्छा आंसर है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है। आपको निकालनी है कि वह राशि कौन सी होगी, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, हमने बताया आपको, ठीक है ना दोस्तों, तरीके बहुत है क्वेश्चन करने के, लेकिन तरीके वही यूज में लेना चाहिए जो क्वेश्चन को जल्दी फिनिश कर दे। अब ध्यान दीजिए, 5% है, 5% है। सबसे पहले टाइम देखिए आप, 4 वर्षों के अंदर, 4 वर्षों के अंदर 5 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है ना? इसको इस प्रकार से लिख दिए, 5 इंटू 4 हो जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। रेट आपके पास यही रहेगी 5%, लेकिन समय कितना रहेगा? 3 साल। तो इन दोनों में प्राप्त ब्याज, यहाँ पे टोटल कितना ब्याज मिल रहा है? पांचों के 20% का। यहाँ पे कितना ब्याज मिल रहा है? 15% का। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब मुझे बताओ, ये सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5% का। डिफरेंस कितना हुआ? 5% का। लेकिन वास्तव में जो डिफरेंस है, वो कितने रुपए का है दोस्तों? 42 का। कितने का है? 42 का है। अच्छा, हम बात करते हैं कि कितना गुना पे बैठा हुआ है, तो कितना गुना पे बैठा हुआ है? 8.4 गुना पे बैठा हुआ है, ठीक है ना भाई? 42 में 5% का भाग देंगे तो 8.4 ही तो आएगा। 5×40 और 5 के 20, तो पूरा 100% किसके बराबर हो जाएगा? तो 100% करने के लिए हमें इसको भी क्या कर देना है? गुणा कर देना है। किससे? 8.4 से। तो 8.4 से जब हम गुणा कर रहे होंगे ना, तो हमारा जो रिजल्ट बन के आएगा दोस्तों, वो कितना बन के आएगा? 840 रुपए। यानी कि आपके पास वो जो मूलधन था वो कितने रुपए था? 840 रुपए, ठीक है ना? तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 840 रुपए। अब दोस्तों इसमें आपको मूलधन इंटू दर इंटू समय ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? सिंपल इंटरेस्ट P इंटू RT% के बराबर होता है। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी मूलधन नहीं दिया हुआ तो इसको हटा दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होगा? दर और समय के गुणनफल के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ वही काम किया है, ठीक है ना? दर को समय से गुणा कर दिया, वो उसका क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज कहलाएगा। 20%, 50%, डिफरेंस 5%, 5% इज इक्वल टू 42। कितना गुणा? 8.4 गुणा। तो पूरा 100% भी 8.4 गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 840 आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और समझिए। 21 सेमी भुजा वाले एक वृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाली बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग दिया गया है, ठीक है ना? एक स्क्वायर में बना लेता हूं। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है दोस्तों, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी रेडियस कितनी होगी, ये कितनी होगी। तो हमारे पास 21 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है? 21 सेंटीमीटर भुजा है एक स्क्वायर की, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब आगे देखिए, आगे उसने कहा है कि इसके अंदर आपके पास क्या बना हुआ है? एक खींचे जा सकने बड़े से बड़ा वृत्त। यानी कि आपको पता है कि बड़े से बड़ा वृत्त एक ऐसा वृत्त होगा जो इसकी चारों भुजाओं को क्या करे दोस्तों? स्पर्श करे। तो हमारे पास ये हमने क्या बना लिया? एक सर्किल बना लिया, ठीक है ना? आई होप दैट आप समझ गए होंगे। ये हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान दीजिए आपके पास कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बोलो, दोनों बराबरी तो होंगी, ठीक है ना? क्योंकि स्क्वायर के अंदर क्या होती है? सारी साइडें क्या होती है? बराबर होती है। बीच का गैप क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 21 है, तो मुझे बताओ यहां से अगर मैं मिड पॉइंट से यहां तक की दूरी लूं, तो ये इस 21 की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी कि नहीं? यानी कि 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं? तो ये किसका काम करेगी? अब इस सर्किल के लिए किसका काम करेगी? इस सर्किल का जो रेडियस है उसका काम करेगी। तो जब त्रिज्या हमने निकाल ली कितनी? 21/2 सेंटीमीटर हमने निकाल ली। और हमें क्या चाहिए? वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया निकालने का सूत्र क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना? और पाई का मान कितना होता है दोस्तों? 22/7 इंटू रेडियस कितनी है अपने पास? 21/2 इंटू 21/2। अब यहां से हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो देखो 7×21 हो गया, 2 से ये कटा 11 बार, ठीक है ना? तो अब देखिए काटा पीटी आगे और कर लीजिए थोड़ा। गिरतियां 33, 33 को गुणा करना है किससे? 21 से। भाग दे देना है किसका? 2 का। तो देखो 21 63, बच गया कितना? 6। 21 63, 63 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 69 हो गए। 63 और 6 बिल्कुल 69 हो गए। 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, यहां से कटेंगे 2 चौके 8 और 2 छिके 12 और 2 पंजे 10, 346.5। 346.5 सिर्फ अपने को एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। वो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी।
तो इस प्रकार से आपको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया गया है कि वर्ग का जो भुजा है वो आपको दे दी गई है, तो भुजा की आदि क्या हो जाएगी, उस अंतःवृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना। और आप क्षेत्रफल काउंट कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 346.5, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से करना है आपको। चलो अगले क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थीटा बराबर पाई बाई 4 है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का मान आपको निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। पाई का मान कितना होता है, 180 रेडियन, ध्यान रखिएगा। पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री ले लीजिए, या 180 डिग्री पाई रेडियन भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, थीटा बराबर दिया हुआ है पाई बटा 4, पाई बटे 4, और पाई का मान कितना रखेंगे हम, 180। 180 को जब हम 4 से गुणा कर रहे होंगे तो कितना आएगा आपके पास, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, यानी 45 डिग्री आएगा, ठीक है ना। यानी कि थीटा हमें कितना रखना है दोस्तों, 45 डिग्री रखना है। अब क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो देखो 3 साइन 45 डिग्री, और उसके बाद में माइनस 4 साइन क्यूब 45 डिग्री, ये आपको रखना है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, तो 3 इंटू साइन 45 का मान रखेंगे 1/√2, फिर माइनस 4 इंटू 1/√2, और इसकी पावर कितनी करेंगे दोस्तों, हम 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 लगी हुई है। अब आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो 3/√2 ये कितना हो जाएगा, 3/√2 हो जाएगा, क्योंकि 3 को √2 से गुणा करेंगे, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 गुणा 1/√2, इसको हम 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1/2√2, 1/2√2 आएगा, तो 2 से ये कितना कटेगा, 2 बार, यानी कि जो हमारे पास बना फाइनल वो क्या बना, 3/√2, और नीचे आपके पास माइनस, ऊपर क्या बचा, 2 बटे नीचे क्या बन जाएगा, √2। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बेस यहाँ पे इक्वल है, √2 बेस है, तो ऊपर वाले को घटा देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी कि 1/√2। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर बना ना दोस्तों, वो क्या बना, 1/√2। बताओ कौन से ऑप्शन में शो हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से साफ साफ दिया हुआ है, 1/2 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये देखो प्रक्रियाएं आपको कुछ तो कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो पाई/4 मतलब 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब सभी जगह पे आप 45 डिग्री का मान रख दे, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। तो बस ये सारी की सारी चीजें आपको क्या रखनी है, इसमें रख देनी है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं √2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2√2 आएगा, तो 2 से तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 2 नीचे बचा √2, ये 3 में से 2 गया, 1/√2, ठीक है ना। तो ये प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। वृत्त के अंदर किसी बिंदु से उस वृत्त पे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे एक डायग्राम पे गौर कीजिएगा, ठीक है। अगर हम एक डायग्राम ले लेते हैं, तो जैसे हमने ये एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, ये एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्किल के अंदर इसने पूछा है कि जो एक पॉइंट है वो इसके अंदर स्थित है, वृत्त के अंदर कहीं पर भी मान लो, जैसे यहाँ पे मान लेता हूं, तो यहां से इस वृत्त पे कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती। बात समझ में आ गई, इस वृत्त पे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। हाँ, ये पॉइंट अगर यहाँ पे स्थित होता तो हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते थे, अगर ये पॉइंट बाहर होता तो बाहर से भी हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते थे, लेकिन ये पॉइंट वृत्त के अंदर है, इसलिए हम यहां से किसी भी प्रकार की स्पर्श रेखाएं की नहीं खींची जा सकती, यानी कि कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी, कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। बात समझ में आ गई, नहीं खींची जा सकती। तो वृत्त के अंदर इस किसी बिंदु से वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई भी आपके पास टेंजेंट रेखा यहाँ पे नहीं खींची जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई लीजिए, और मान लीजिए पाई बराबर कितना दिया हुआ है, 22/7, ऐसा आपको मान के चलना है। तो चलो इस क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ा गौर कर लेते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ा गौर कर लेते हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। किसी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, आप मुझे ये चीज बताओ, सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते, किसी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ये हमारे पास एक वर्ग है, और इसका हम बना लेते हैं एक अंतःवृत्त, हम खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बना लिया हमने, एक अंतःवृत्त बना लिया।
इसका क्षेत्रफल दिया गया है, इसके क्षेत्रफल से दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस को जस्ट डबल कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इस वर्ग की भुजा निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, इतना ही तो कहा गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इस वर्ग की क्या निकल के आ जाएगी, भुजा निकल के आ जाएगी। और वर्ग का विकर्ण निकालने का हमारे पास सीधा सटीक फॉर्मूला है √2 इंटू ए। तो ध्यान दीजिए, सबसे इसने क्या पूछा है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है, उस विकर्ण का मान होता है दोस्तों, कितना होता है, √2 इंटू भुजा होती है। बात समझ में आ गई यहां तक। तो अगर हमें इसकी भुजा पता चल जाए तो हम यहां से वर्ग का विकर्ण इजी वे के अंदर निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हम किस प्रकार से करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो बराबर होता है ना दोस्तों, वो बराबर होता है पाई इंटू आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 308। ये किसके बराबर होगा, पाई का मान लेना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर के बराबर आपको लेना है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो 22 एकम 22 और ये कटेगा आपके पास, 22 एकम 22 बच गया 8, 22 चौके 88, कितना हो जाएगा, 22 चौके 88 हो जाएगा। और जब आपको आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 14 को गुणा कर देंगे 7 से, यानी कि आर स्क्वायर का मान कितना आया, 14 इंटू 7 आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं, हमें तो खाली आर की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देंगे, √14 इंटू 7 कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, 7 इंटू 14 मतलब 7 तो बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 7√2 सेंटीमीटर। अपने पास जो रेडियस निकल के आई दोस्तों, वो कितनी निकल के आई, 7√2 सेंटीमीटर अपने पास निकल के आ गई। अच्छा, 7√2 कैसे आया, ध्यान दीजिए, अगर मैं 27 को ब्रेक करता हूं तो 14 स्थान 98 होते हैं। बात समझ में आ गई, 14 स्थान कितने होते हैं, 98 होते हैं, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 49 इंटू 7 भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 49 इंटू 7 भी लिख सकता हूं। अब गौर कीजिएगा, 7√2 सेंटीमीटर अपने पास क्या निकल के आ गया, इसका रेडियस निकल के आ गया। ठीक है ना, जब रेडियस आपके पास आ चुका है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसका आपको क्या निकालना है, इसका अगर मैं इसको डबल कर देता हूं तो ये क्या कहलाएगा, इसका डायमीटर कहलाएगा, यानी कि व्यास कहलाएगा। तो इस पे गौर कीजिएगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 इंटू 7√2 अपने पास कितना आ जाएगा, 14√2। ये क्या आ जाएगा अपने पास, वर्ग का क्या आ जाएगा, वर्ग का अपन इसको मान लेते हैं, व्यास मान लेते हैं। ठीक है ना, वर्ग का क्या निकल के आ जाएगा, व्यास निकल के आ जाएगा, और ये वर्ग का व्यास ही क्या कहलाएगा, वर्ग की भुजा का काम करेगा। ठीक है ना, वर्ग की भुजा का काम करेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सटीक तौर पे आपको क्या दिया हुआ है, वर्ग का व्यास आ गया, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 14√2। 14√2 निकल के आ गया। तो मुझे बताओ, ये गैप और ये गैप दोनों बराबर होंगे कि नहीं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 14√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब वर्ग की जो भुजा है वो अपने पास कितनी निकल के आ गई, 14√2। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग का विकर्ण। तो देखो, √2 इंटू भुजा दिया हुआ है, तो यहां से जब हम विकर्ण के अंदर इसका मान रखेंगे ना दोस्तों, ठीक है ना, इसके आगे देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसके आगे जब हम मान निकालेंगे इसका, तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, √2 इंटू भुजा। भुजा कितनी निकाली अपन ने, 14√2। बात समझ में आ गई कि नहीं, तो ध्यान दीजिए, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2, और 14 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 दूनी 28, यानी कि 28 सेंटीमीटर अपना क्या हो जाएगा, उस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर कौन से में गिवन है दोस्तों, डी के अंदर गिवन है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाना है, देखो, क्वेश्चन को करना और उस पर माथापची करना दोनों अलग काम है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल वैसे आपको सोचना है कि सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। अगर हमने रेडियस को डबल कर दिया तो क्या आ जाएगा, इसका डायमीटर आ जाएगा, व्यास आ जाएगा, और इसका डायमीटर ही क्या कहलाएगा, इसकी साइड कहलाएगा। बात समझ में आ गई, तो रेडियस को डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा, और डायमीटर को हम यहाँ पे रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14√2, यानी कि इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, द्विघातीय समीकरण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि x² प्लस 2x माइनस 63 बराबर 0 है। तो आपको क्या निकालने हैं, इसके दोनों मूल निकालने हैं। ठीक है ना, इसके दोनों क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं। तो दोस्तों, या तो आप श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करें, या तो आप श्रीधराचार्य का सूत्र का उपयोग करें, और श्रीधराचार्य का सूत्र का अगर आप यूज नहीं कर पाते हो, ठीक है ना, श्रीधराचार्य सूत्र का यदि आप यूज नहीं कर पाते हो दोस्तों, तो आप एक चीज याद रखना यहाँ पे, ठीक है ना,
कि अगर आपके पास यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है, दोनों जगह पे प्लस है, तो आपके जो दोनों रूट निकल के आएंगे ना दोस्तों, दोनों रूट किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। बात समझ लेना इस चीज पे, ठीक है ना, दोनों रूट किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, किसी समीकरण में अगर पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो इसके दोनों रूट निकल के आएंगे ना दोस्तों, वो किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। अब आगे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, ठीक है ना, एक बार इसको करके देखिए आप, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखो 63 इंटू एक्स स्क्वायर, 63 के ऐसे दो टुकड़े कीजिए दोस्तों कि गुणा करने पर तो 63 आ जाएं, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमेशा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। घटाने पर 2 आने चाहिए, तो हमारे पास वो टुकड़े कौन से बने, 9 और 7 बने। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे रखेंगे हम 9x माइनस का कितना रखेंगे, 7x, ठीक है ना, क्योंकि देखो 9 में से 7 घटाएंगे तो प्लस के 2 आएंगे, और माइनस का 63 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, x प्लस 9। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, माइनस का 7, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, x प्लस 9, ठीक है ना, बराबर किसके हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये चीजें ध्यान रखना, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो माइनस का 7x और माइनस का 63, दोनों चीजें बराबर आएंगी। तो यहाँ पे एक फैक्टर तो आपके पास बना x प्लस 9, और दूसरा फैक्टर आपके पास बना x माइनस 7, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अच्छा, तो ध्यान रखिए, जब भी हम मूल निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो x प्लस 9 बराबर 0, तो एक आपके पास मूल क्या निकल के आएगा, ये इधर जाएगा तो कितना निकल के आएगा, माइनस का 9 निकल के आएगा, ठीक है ना। और ये इधर जाएगा, x प्लस 7 बराबर x माइनस 7, x माइनस 7 बराबर 0 है, तो ये वैल्यू इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस का 7 हो जाएगी। तो आपके पास दो रूट निकल के आ गए, एक रूट निकल के आ गया माइनस का 9, और दूसरा रूट निकल के आ गया प्लस का 7। अब चीजें ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे अगर माइनस, यहाँ पे अगर प्लस हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास दोनों रूट क्या बन के आएंगे, पॉजिटिव बन के आएंगे। अच्छा, दोनों अगर आपके पास माइनस हो, दोनों अगर आपके पास माइनस हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या बन के आएगा दोस्तों, तो उस पर गौर कीजिएगा, ये प्लस का बनेगा और ये माइनस का बनेगा, लेकिन जो बड़े वाला टुकड़ा होगा वो किसका होगा, प्लस का होगा। इस चीज पे गौर कीजिएगा। और अगर आपके पास यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो, तो उस कंडीशन में आपके पास दो रूट बनेंगे, एक बनेगा माइनस का और एक बनेगा प्लस का। माइनस वाला होगा वो आपके पास बड़ा टुकड़ा रहेगा, जैसे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के, तो आपके पास यहाँ पे माइनस है, तो ध्यान दीजिएगा, दो टुकड़े बनेंगे माइनस के प्लस के। पहला जो माइनस वाला बनेगा वो बड़ा होगा, मतलब 9 बनेगा, और बड़े वाला क्या बने, छोटे वाला क्या बनेगा, प्लस वाला बनेगा। तो ये स्टैंडर्ड जो चीजें हैं, जो डायग्राम है, ये आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन को आप एक एक दो दो सेकंड के अंदर करना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये आपका शॉर्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर लॉन्ग प्रोसेस से करना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके काम कर सकता है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को हम श्रीधराचार्य सूत्र से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के जो 15 क्वेश्चन है वो यहाँ पे समाप्त होते हैं, ठीक है ना। तो आप बढ़िया तरीके से इन चीजों को कैलकुलेट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा, भूलना नहीं है आपको, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप दैट आज की क्लास को आपने बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया होगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।